बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, साल 2024 पाकिस्तानी सियासत के लिए, पाकिस्तानी अदलिया के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए एक गैर मामूली साल रहा। ये इंतखाबात का साल रहा। इसमें पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत ने आकर इक़्तिदार संभाला और वही पुराना रवैया रहा। धांधली की गूंज में इस हुकूमत ने अपना काम शुरू किया और उसके साथ साथ अगर बात की जाए दीगर मामलात के हवाले से तो बहुत सी तब्दीलियाँ हुई जो आने वाले साल के अंदर बहुत मायने रखेंगी और उनका असर रहेगा। उसमें ख़ास तौर पर कुछ तब्दीलियाँ ऐसी थी जिसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तरमीम हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनका इंतखाब का तरीक़ाकार वो तब्दील हुआ। फिर पीटीआई के लिए काफ़ी भारी साल रहा। साल के आगाज़ से लेकर आखिर तक एहतजाज भी रहे। स्टार्ट में उनसे निशान छीन लिया गया, फिर मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियन के ट्रायल किए और फिर वो फैसले भी सुनाए, वो भी मशरूत है। फिर 26वीं तरमीम और बहुत से ऐसे फैसले, अगर उनको यहाँ पर गिनना शुरू कर देंगे तो इस साल के अंदर वो इस कदर तवील फहरिस्त है कि इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तफसील जारी रहेगी। तो इसीलिए इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इस साल के आखिर में खुशखबरी भी हमें मिली। वो खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है। तो ये साल कैसा रहा, इसके क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में, आने वाली सियासत में, इस पर बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। और इसके पहले सेगमेंट में नजमुस साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुस साकिब साहब, 2024 कैसा साल रहा? देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आलमी यानी मंजरनामा कैसा रहा और फिर इलाकाई कैसा रहा, फिर पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। देखिए, 2024 अगर आप ख़ित्ते पे नज़र डालते हैं, मशरक़ वस्ता पे नज़र डालते हैं, यूक्रेन पे नज़र डालते हैं, ये जो जहाज़ गिर रहे हैं, ये जो हमारे प्रेसिडेंट जो ईरान के थे रईसी का, उनका जहाज़ गिरता है, फिर आज भी एक जहाज़ गिरा है। तो ये 2024 को अगर आप मजमूई तौर पे देखें, उसकी मुआशी सूरत हाल दुनिया की और सियासी सूरत हाल, सिफारती सूरत हाल, तो मैं ये कहूँगा कि 2024 खून में डूबा हुआ और नाइंसाफ़ी में लिपटा हुआ साल था। बहुत अच्छा हुआ, ख़त्म हो गया। गरीब गरीब से गरीब तर हुआ, अमीर अमीर से अमीर तर हुआ। नाइंसाफ़ी की नई नई शाखें, नई नई चीज़ें हमारे सामने आईं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका समेत बहुत सारे मुल्कों में इलेक्शन हुए। अमेरिका को दोबारा डोनाल्ड ट्रंप मुबारक हो। मोदी साहब की 400 सीटों की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो मुतनाज़ा अभी तक हैं। यूनाइटेड नेशंस, मुस्लिम उम्मा, ये सारा कुछ जो है, इनके पोल खुलते हैं और पता लगता है कि ये सारी कागजी कार्रवाइयाँ हैं। किताबों में लिखा है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसानी हुकूक का ये करना है। तो कुछ पोल बड़ी वजाहत से खुल के सामने आए। का भी एक पोल खुला, वो जो कहते थे कि पे आज तक कोई हमला नहीं कर सकता, तो हमने देखा कि ईरान ने एक पैगाम दिया उनको कि ये जो पटाखे हमने छोड़े हैं, इन पे अगर हम वॉर हेड लगा दें तो बहुत सारा नुकसान आपका हो सकता है। और उसके बाद से हमने खामोशी देखी, तो उसका भी थोड़ा सा पोल खुला। यूक्रेन की जंग जारी रहती है और उससे पता ये लगता है कि यूरोप में हो या कहीं भी हो, जंग जब होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने असला फ़रोख्त करना है, आपने कर्जा देना है, आपने अपना बिजनेस जो है वो जारी रखना है, जो कि हो रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पे बहुत सारी कदगनें पहले भी लगी, फिर लगती हैं इस साल। और हैरानी होती है कि हमारे मिसाइल सिस्टम को, जिसका कि IAEA को पता है, जिसका सारी दुनिया को पता है कि भाई किस मकसद के लिए है, किस लिए है, उस पे तो आपकी नज़रें हैं। लेकिन जनूबी कोरिया में वो जो लूट सेल लगती है मिसाइलों की, उस पे आप बात ही नहीं करते। तो ये एक दो रुखा जो हिसाब किताब है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी हमारे सामने इसी साल में खुल के सामने आई। क्लाइमेट चेंज पे हमें पता लगा कि एक दफ़ा फिर से जब ये बाकू में कॉप होती है 29, कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा एक मजाक है कि फॉसिल फ्यूल्स बनाने वाले मुल्क ये कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स नहीं बनने चाहिए, नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें, यानी आलमी हिसाब किताब देखें, खित्ते में फटाफट देख लेते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो जो एक लाल पीरियड है वो जारी रहा।
ना कश्मीर पे बात हुई और ना दहशतगर्दी पे बात हुई। अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का सामना रहा, जिसकी वजह से कि बहुत सारे हमारे लोग शहीद हो गए, लेकिन अज़्म जो है वो अपनी जगह पे कायम है कि एक ना एक दिन इस दहशतगर्दी से हम जान छुड़ा लेंगे। अब देख लेते हैं पाकिस्तान की, आज वो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बोला है ना, उसके लिए एक शेर सुनाएंगे आपको। जी, फिर से सारी बातें कल पर डाल गया, फिर से सारी बातें कल पर डाल गया, तेरी याद में डूबा ये भी साल गया। वाह। अगर इस शेर को आप समझें तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है उनके लिए ये साल कैसा रहा। जनरल इलेक्शंस होते हैं, मुतनाज़ा हो जाते हैं और वो अभी तक चल रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का चक्कर चलता है, एहतजाज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, बेनतीजा एहतजाज। पीटीआई चीख रही है, वो जो चीख रही थी उधर, अब बिलावल साहब जो हैं और बाकी लोग जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनको समझ आ रही है कि नहीं यार ये हुकूमत तो चल नहीं रही, ये तो ठीक चल। तो सियासी तौर पे बहुत दिलचस्प रहा। एक दो खुशखबरियां भी सुनाऊंगा, वो यानी आखिरी ये जब बात करूंगा। इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्नना के इख्तियारात के बारे में बहुत खुल के वजाहत से सामने आया कि नहीं यार ये 26वीं तरमीम जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये देखा, खुशखबरी पहली ये कि आइन में अगर देखा कि आइन पे हम पूरा नहीं उतर सकते तो चलो ऐसा करते हैं, आइन में को थोड़ी सी तरमीम लाते हैं। मईशत की जहाँ तक बात है, हुकूमत ये कहती है जी मईशत बहाल हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई वहीं की वहीं है। इधर से पता लगता है जी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पता नहीं आसमान की कौन सी बुलंदियों को छू रहा है, और इधर से पता लगता है कि सब्जियों, फलों, दालों की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो मईशतदान पे परेशान है, माहिरीन परेशान हैं कि ये किस किस्म का तजाद है कि आपको पता लगता है जी इस दफ़ा तो डेफिसिट हमारा कम हो गया, वो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन ज़मीन पे उनको जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छी बात ये रही कि डॉलर को अगर आप देखें तो उस पे हमारा शिकंजा रहा, डॉलर जो है ना उसको हमने हिलने नहीं दिया, और ये खुशाइन बात है। $7 बिलियन का कर्जा हमें मिलता है, IMF मानता है इसी साल, और मैं हैरान हो रहा हूं कि हम इस कर्जा लेके मजीद मकरूज होके उस पर खुशी मनाते हैं और ये नहीं देखते कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। फिर उसके बाद ये है कि दहशतगर्दी जो है वो हमारा बुनियादी मसला रहा। पूरे इस साल में बहुत सारे वाक़यात, बड़े अंदोहनाक वाक़यात, बड़े अफसोसनाक वाक़यात, उसमें कई हमारी कीमती जानें गई। और लेकिन मैंने ये देखा कि जो शहीद होते हैं उनके वरसा जब बात करते हैं तो उनके अंदर एक अज़्म नज़र आता है, डिटर्मिनेशन नज़र आती है। और फिर हमारे जो सिपा सलार हैं उनसे लेके हुकूमत के जितने भी दाई हैं, यानी जितने भी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी एक ना एक दिन हम इसको ख़त्म कर लेंगे। और उसमें जो इस वक्त रह गई है बात सिर्फ अफ़गानिस्तान की रह गई है कि अफ़गानिस्तान को हम चाहते हैं कि वो ये जो फितना और ख़वारिज है उनको वो इस तरह से ना हार्बर करे और पाकिस्तान पे उनको फ़ौक़ियत ना दे, दो तरफ़ा ताल्लुकात को ठीक करे। ये हमारा 2025 में चैलेंज रहेगा। जिस तरह ये गज़ा की सूरत हाल 2025 में जारी रहेगी, यूक्रेन की जंग जो है वो 2025 में जारी रहेगी, इसी तरह से ये TTP का मसला, अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल और लल पीरियड जो इंडिया के साथ है वो भी 2025 में जारी रहेगा। जी। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी रही इस साल में, जो हमें पता लगा कि जितनी मर्जी सियासी मुआशी कोशिशें होती रहें, अपोजिशन ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है, एक चीज़ का हल किसी के पास नहीं था और वो है 9 और 10 मई के वाक़यात। ये 9 और 10 मई के वाक़यात 2025 में भी चलेंगे और उसमें हमने देखा कि संजीदगी इस कदर है कि ISI के एक रिटायर्ड जनरल जो हैं उनको पहली दफ़ा तारीख में उनको पकड़ा जाता है, कोर्ट मार्शल की बातें होती हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी परचम बुलंद किया, ये वो वाहिद चीज़ है। आपने तो कहा ना चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो तो अगले साल हो रही है। अरशद नदीम ने थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी देर के लिए ये बताया कि हम बहसीयत कौम के इंडिविजुअली भी अगर चाहे ना, उसको कोई किसी किस्म की लोग आगे थे लेने के लिए कि जी क्रेडिट हमारा, क्रेडिट उसका अपना क्रेडिट है। तो अरशद नदीम ने मुझे एक होप दी कि मेरे मुल्क में इस वक्त ऐसे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कल को आने वाले सूरज को आराम से समझेंगे, आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है रोशन करने में अपना किरदार अदा करेंगे।
राव साहब, इस साल में बहुत से वाक़यात हुए, आपकी नज़र में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आने वाले दिनों में बहुत असर रखेंगे जो इस साल के अंदर रोनुमा हुए? ज़ौक बहुत ही गैर मामूली साल था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम देखें इंटरनेशनल में भी है वो पर्टिकुलरली अमेरिका के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही 23 भी था लेकिन 24 तो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि गैर मामूली साल है। और इसमें ऐसी ऐसी तारीख़ी चीज़ें हुई हैं जो शायद आगे चल के ना हो, कभी रिपीट ना हो उनका, और शायद रिवर्स भी हो जाए कुछ चीज़ें उनमें से जिसमें से आप सबसे जो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ की अगर हम बात करें तो पीटीआई ने जिन हालात में इलेक्शन लड़ा और जीता वो बहुत ही गैर मामूली एक उसको कहा जा सकता है कारनामा, बल्कि कहा जा सकता है तारीख़ी कारनामा सर अंजाम उन्होंने दिया। दूसरा तारीख़ी कारनामा 8-9 फरवरी को हो गया, फिर वो भी एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 वाले जीत गए और वो हुकूमत बन गई। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है आगे तारीख़ में शायद उस तरह से रिपीट ना हो। फिर हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, उनके बल्ले के निशान से लेके तो मखसूस नशिस्तों तक आप आ जाएँ, चीफ जस्टिस की तकर्री के हवाले से देख लें, 26वीं तरमीम के हवाले से देख लें, जो कि जुडिशरी या पर्सन स्पेसिफिक आप कह लें उस तरह से थी। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े गैर मामूली तरीके से हुई हैं। एक गवर्नमेंट जिसके पास हुकूमत मांगे तांगे की है, उसने 2/3 मेजॉरिटी शो की पार्लियामेंट में और 26वीं तरमीम उसने पास। अच्छा राव साहब, मैं अगर एक चीज़ जानना चाहूँ आपसे स्पेसिफिकली मईशत के हवाले से, अगर कि वो पिछले साल के अंदर हम पर ये था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, इस साल हम उस बाज़गश से बचे रहे। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा। वो मेरे बिल्कुल जहन में भी है, मेरे पॉइंट्स में भी है, उसी पे कंक्लूड करूँगा बल्कि मैं, और अच्छे तरीके से कंक्लूड करूँगा, डोंट वरी। तो जो 26 नवंबर फिर हमारी तारीख़ में एक आता है जिसके बारे में बहुत से शकूक व शुबहात और चीज़ें, और जैसे मुज़ाकरात के पे मुतालबा भी है और वो सारी चीज़ें ये चलती है। जहाँ तक 9 मई की बात है, मेरे ख्याल से फ़ौजी अदालतों से मुजरमान को सज़ाओं के बाद वो मामला अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ चुका है और जल्दी पहुंच भी जाएगा अपने मंतकी अंजाम को, अपीलों की सूरत में जैसी सूरत उसकी होती है वो है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि चीज़ें रिवर्स होंगी इनमें से, तो उसमें मुझे बहुत इम्कानात है कि 26वीं तरमीम में ज़रूर उसको चेंज किया जाएगा, उसको तब्दील किया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडिपेंडेंस और जुडिशरी के लिए यानी जहर कातिल हैं एक तरह से, वो उसको ज़रूर देखा जाएगा अगले साल। अब आते हैं मईशत की तरफ। एक तो इंटरनेशनली ट्रंप जो है एक बहुत ही गैर रवायती किस्म के बंदे हैं। उनका अमेरिका का सदर होना जो है वो 2025 में मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियों का बायस बनेगा। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, कुछ कामयाब हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। अभी जो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा तगड़े तरीके से आ रहे हैं और क्योंकि बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो, और जिस तरह वो अपने सारे वो डीप स्टेट को कहते हैं शिकस्त दे के और सारा वो आए हैं, तो यकीनन उन्होंने अपना एजेंडा पूरे तरीके से उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करनी है। उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, जिसमें मईशत भी है, सियासत भी है, और ये जंगें जो चल रही हैं, अमन के हवाले से भी बहुत सी चीज़ें उसमें भी डेवलपमेंट्स होंगी। अभी जो माशी सूरत हाल है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ गए हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन बेहतरी की तरफ गए। थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुल्क की मुआशी सूरत की बात करें तो उसमें तो बेहतरी है यकीनन, लेकिन अवाम की सतह पे जो जिन्होंने सफ़र किया पिछले 1.5-2-2.5 साल में कीमतों के हवाले से, कमोडिटीज़ के प्राइस के हवाले से और बिजली गैस वगैरह के नरखों के हवाले से सफ़र किया उन्होंने, वो जो सूरत हाल है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और सरे दस नज़र भी नहीं आता उसमें कोई फ़र्क उस तरह से। 4% पे अगर इन्फ्लेशन रहती है तो इसका मतलब है कि 4% से बढ़ती रहेंगी कीमतें, कम होने के इम्कान बहुत कम है। इस तरह बिजली गैस वगैरह की कीमतों के कम होने के बहुत कम इम्कान है। लेकिन एक जो प्रोसेस शुरू हुआ है डाउनवर्ड थोड़ा सा
चीज़ों की कीमतों के हवाले से, वो मेरा ख्याल है जून तक अभी आप उस पर ये नज़र रखें कि जून 2025 तक उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। जून के बाद मेरा ये ख्याल भी है, थोड़ा सा असेसमेंट भी है, कुछ मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में जो ट्रेंड्स हैं, तो जून के बाद जो है 2025 पे यकीनन उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें बुनियादी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के ये माशी सूरत हाल ये बेहतरी की तरफ चलती रहे और सियासी सूरत हाल भी साथ इम्प्रूव हो और बेहतर हो, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि अब होगी, कोई शायद सैनिटी प्रिवेल करे और मामला बेहतरी की तरफ जाए। तो ये आगे चल के उम्मीद बहुत है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगले 2025 जो ख़ास तौर पर साल होगा वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए उम्मीद की जाती है कि काफ़ी बेहतर साल होगा। मैं साकिब बशीर साहब आपसे जानना चाहूँ कि 2023 को अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2024 से, 2023 में आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, 2024 में इंतखाबात हुए, बहुत सी तैनातियाँ हुई, और जब भी कोई तब्दीली आती है हम भी उससे होप लगाते हैं, उम्मीदें आवाम बांधते हैं, तो कहीं वो उम्मीदें आवाम की पूरी हुई हैं या जिसकी भी उम्मीदें हों वो पूरी हुई हैं? मेरा ख्याल है 2024 में अगर एक काम आप ये कहें कि कोई एक इदारा या एक काम ऐसा हो कि वो उसने दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ या इदारे ने ठीक नहीं किया, तो वो मैं कहूँगा वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो इसलिए कि जो अवाम है वो वोट दे के मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में भेजती है, वो हुकूमत बनाते हैं, वो आगे चलाते हैं, मुल्क की मईशत ठीक करते हैं, मुल्क की सिमत ठीक करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ही अपने काम में नाकाम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा फ्यूचर जो है वो एक मतलब खड़ा है, उसका कोई रुख नहीं होती, कोई समत नहीं होती, और वो तकरीबन जो भी हुकूमत आती है वो फिर वजाहतें ही देती रहती है। तो अब 2024 में 8 फरवरी जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस से पहले जो कुछ हुआ और इलेक्शंस के बाद जो कुछ हुआ, 9 फरवरी हुआ, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था सबसे बड़ा, अगर डिस्क्रेडिट किया है उसने पूरे सिस्टम को, तो वो इलेक्शन कमीशन का किरदार है, जिसके हवाले से आज तक कोई तहकीकात, कोई इंक्वायरी, कोई चीज़ नहीं हुई। बस एक समझा जा रहा है कि रूटीन है। हम समझते थे कि 90s में ये चीज़ें हो गई, तो 2024 में हम ये नहीं देखेंगे, लेकिन हमने ये देखा अपनी आंखों से कि 35 साल के बाद भी वही कुछ हो रहा है जो पहले होता रहा। इसके अलावा जो अदालती महाज था वो भी बड़ा गर्म रहा 2024 का ख़ास तौर पर, और जस्टिस काजी फायद ईसा उनका अगर नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये तो मामला मुकम्मल ही नहीं होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर्ड हो चुके हैं। उनका जो किरदार था उसने अदलिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, अपने ही इदारे को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, और उसकी मुख्तलिफ जो मिसालें मौजूद हैं, उनकी वजाहत में हम नहीं जाते। वो पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो बल्ले का निशान ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं इलेक्शन पर जो सवालात आ रहे थे उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्शन दे रहे थे। अदलिया को नुकसान, जो इदारा है 12 जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, और उसमें उनका नोट, फिर उनके ब्रदर जजेस का नोट ऐसे आए कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल ही ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को डिस्क्रेडिट करने में कि 12 जुलाई का फैसला आज तक अमल नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट हुआ। फिर 6 जजेस ने खत लिखा। ये जुडिशरी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 6 सिटिंग हाई कोर्ट्स के जजेस ने मुदाखलत पर खत लिखा, और उससे पूरी जुडिशरी में बोलचाल आ गया। मैं समझता हूं कि 25 मार्च 2024 को जो खत लिखा गया था, 21 अक्टूबर 2024 को जो 26वीं आईनी तरमीम आई, उसका तनाजुर वही था, उसके पीछे मकसद भी वही था, और उसके पीछे जो जज जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जिन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था कि ये इस किस्म की मुदाखलत हो रही है, उसको रोकना, कंट्रोल करना, और फ्यूचर के लिए खास तौर पर ऐसा माहौल रखना कि कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो आगे ना बढ़ सके। तो 21 अक्टूबर को जो 26वीं आईनी तरमीम आई, उसका तनाजुर भी वही था। फिर जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी मुल्क के जो जजेस से लाहौर हाई कोर्ट, उनको एक बड़े मखसूस पाउडर जो है वो खतूत के जरिए मिले। ये ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कौन लोग थे, किस तरह ऑपरेट कर रहे थे। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था
जो इलेक्शंस के हवाले से उस पर भी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। फिर खास तौर पर मैं अदलिया पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जहां पे इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो पूरे मुल्क की डायमेंशंस मुख्तलिफ उसका तयन करता है। इसी तरह जो आपका निज़ाम इंसाफ है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसके असरात भी हर शोबे जिंदगी इस पूरे साल के अंदर ज्यादा हेडलाइंस भी हमने अदलिया के हवाले से, अदालतों में होने वाली तब्दीली के हवाले से ही देखी। जी बिल्कुल, जो इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनको इसी तरह का मुदाखलत इसी तरह हुई कि उनको कहा गया कि आप ऑडियो लीक्स केस से जो है वो पीछे हट जाएं। इसके अलावा और जो गैर जमहूरी अदवार में जो काम नहीं हुए थे, मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर पूरा तब्दील हुआ 26वीं आईनी तरमीम में, ये कभी ऐसा नहीं हुआ और कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये राव साहब से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो 2024 में जो हो गया, अब देखना ये है कि फ्यूचर में क्या ये रिवर्स हो पाएगा या नहीं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और इन्हीं मुज़ाकरात की बातों से हम नए साल के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पर कि जितना ज़ोर और फोकस हुकूमत का है इन मुज़ाकरात पर, उतना अपोजिशन यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नहीं है। हुकूमत वाले मुख्तलिफ लोग ये कहते हुए सुने गए कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे ना जाएं, आप अगर वज़ीर इत्तलात कुछ कह रहे हैं तो उस पर ना जाएं, आप अदालती फ़ैसलों पर ना जाएं, आप किसी चीज़ पर कान ना धरें, आप मेज़ पर आएँ, लिख कर लाएँ क्या चाहते हैं, बैठ कर बात करते हैं। तो ये अचानक ये इतनी बड़ी तब्दीली हुकूमत के रवैये के अंदर कैसे आ गई? फिर राना सनाउल्लाह साहब का हम बयान, उन्होंने कहा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान के मिल बैठने से दरीना मुल्की मसाइल का हल मुमकिन है। लेकिन राव साहब, जो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि उन्होंने कहा कि 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि PTI मुज़ाकरात कर रही है। तो ये मामला मुज़ाकरात तक कैसे पहुँचा? जी बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है कि ये मुज़ाकरात 3 साल से कोशिश हो रही थी, तो अब जाके ये अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? होने तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर सियासतदान मिल बैठ सकते तो पाकिस्तान के मुल्क के मसाइल, सियासत के मसाइल, मईशत के मसाइल, उसको बेहतर करने की सलाहियत अगर होती और कोशिश करते तो शायद बांग्लादेश के अलहदा होने से पहले ही हम बहुत बेहतर सूरत हाल में आ जाते। प्रॉब्लम ही यही है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते। जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन की, अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत की। तो ये मामला इसी तरह से पाकिस्तान के सियासी मैदान में रहे हैं। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है कि बिल बैठे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान और जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब, तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी मिल बैठते हैं कभी कि नहीं मिल बैठते? वो अपनी पार्टी में तो कुछ कर नहीं पा रहे। वैसे वो पिछले पार्ट में हम राव साहब ये भूल गए, 2024 में वो भी पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ साहब। चले वो पहुंच गए, उनकी मेहरबानी के वो आ गए पाकिस्तान में। ना आते तो हम क्या कर लेते, वो फिर चले भी गए थे दोबारा, फिर वो दोबारा भी वापस आ गए। ये असल में ज़्यादा खुशी की बात है। तो बात यह कि वो अपनी पार्टी, एक पार्टी के सरबराह है जो हुकूमत में है, जो पॉलिसी साजी करती है सियासत के हवाले से, मईशत के हवाले से, सारी जो कोलिशन है उनके हवाले से, उनका तो कोई मैंने बयान ना इत्तेहाद के हवाले से, हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से कभी सुना है, ना किसी लेजिस्लेशन के हवाले से सुना है। 26वीं तरमीम में वोट करने ज़रूर आए थे, उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, ना उनके किसी पार्टी मीटिंग का कोई हवाला हमने सुना है। फिर ये जो तरमीम हुई 26वीं, उस पर भी उनका कोई ऐसा बयान मुझे नज़र नहीं आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, या इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर ये PTI का इतना बड़ा सारा एहतजाज और चीज़ें और सारा मुल्क में एक अफरा तफरी रही, उस पर भी उनका कोई बात सुनने को नहीं आई। इमरान खान को सजाएं हुई, उस पर भी बात नहीं उनकी सुनने को, वो कहते ठीक हुई हैं। ये तो कह सकते थे ना कि बिल्कुल ठीक हुई हैं। तो वो खुद जो अपनी पार्टी के हवाले से भी बिल्कुल खामोश हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग तक नहीं बुलाते, तो वो इमरान खान से मीटिंग करके क्या करेंगे? किस तरह से उस मसले को हल करेंगे या चलेंगे? मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ और मैं बार बार ये कहा मैंने, बिलावल भुट्टो के पास बहुत बड़ा चांस था और है। ये इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए था
और अभी भी ले सकते हैं पीटीआई के साथ मामलात को, क्योंकि वो ये दावा तो करते रहते हैं कि हमने पीटीआई को ऑफ़र की थी हुकूमत बनाने की 8 फरवरी के बाद, तो वो नहीं माने, तो इस तरह से तो अब कर ले, अब दोबारा से उनकी तरफ हाथ बढ़ा ले, अब तो मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं। तो मुझे कोई बहुत संजीदगी नज़र नहीं आती इन मुज़ाकरात में। ये कमेटी डली हुई है, बनी नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों अतराफ जो हैं वो कमेटी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का जैसे आपने बयान अभी बताया, इसी तरह से उधर भी इसी किस्म की चीज़ें सुनने को आ रही हैं। इमरान खान साहब के जो हवाले से जो स्टेटमेंट्स आती है, जो चीज़ें आती हैं, मुतालबात के हवाले से जो बात होती है, तो मुझे तो जो कमेटियाँ बनाने वाले हैं वो खुद ही अगर इसको कंट्रोवर्शियल करें तो कितनी संजीदगी इसमें देखी जा सकती है। लेकिन बात यह है कि एक मुस्लिम लीग नून ने अफवाह ये ज़रूर उड़ाई है कि मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुझे तो इस पर यकीन नहीं है, सच्ची बात है। अगर उनकी मर्ज़ी से हो रहे होते तो कुछ ना कुछ वो भी इस पर बता देते हमें क्या हो रहा है। तो ये मौका है, मेरे ख्याल में ये बड़ा बेहतरीन मौका है। जैसे मैंने पहले कहा, 9 मई नो डाउट बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल रही है। अब 9 मई के फैसले हो चुके हैं, वो आगे अपीलों में जा रहे हैं, वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं उस हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि अब उस तरह का प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे 9 मई के हवाले से नहीं होगा, हुकूमती पार्टियों पे ख़ास तौर पे मुज़ाकरात के लिए अगर वो बैठते हैं और मामला को आगे चलाते हैं, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये आवाम की ज़रूरत है। और जो बदलते हुए हालात है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर से एक अच्छी वाइब्स आएँ, पाकिस्तान में एक सॉलिडरिटी शो हो सियासी जमातों के दरमियान, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारा हम जो कर रहे हैं। तो अभी तक तो विजिबल मुझे वो नज़र नहीं आई चीज़, पैशन नज़र नहीं आया मुज़ाकरात के हवाले से, कोई कमिटमेंट नज़र नहीं आई। बातें ज़रूर हो रही हैं, बातों की हद तक मैं एग्री करता हूँ, बड़े ज़बरदस्त बयान आ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ संजीदगी अभी तक नज़र नहीं आई। मैं नजम साकिब साहब आपके अंदाज में आपसे अगर सवाल करूं, आपकी इजाज़त हो, ये जो बयान था कि इमरान नवाज जरदारी साथ बैठेंगे, तो वो जिस तरह आप कहते हैं ज़रूरी और गैर ज़रूरी, कि क्या इमरान खान बाहर आकर इनके साथ एक पेज पे एक मेज़ पर बैठेंगे या नवाज और जरदारी जेल में जाकर इमरान खान के साथ बैठेंगे? अच्छा है ज़ौक, अच्छा सवाल आपने किया और अच्छे तरीके से किया। देखिए, तरीका बड़ा ज़रूरी होता है, और याद रहे कि ये जो है ना, इमरान नवाज और जरदारी साथ बैठेंगे, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जो हमारा टॉपिक भी है, ये सबसे पहले बात की थी शाहिद खाकान अब्बासी ने, और उन्होंने इसमें 2-3 और लोगों को भी शामिल किया था कि ये सारे मिल के बैठे और फैसला करें। अच्छा, ये कितनी सादा सी बात है, लेकिन सादा सी बात है और शायद इतनी मुश्किल खुद बना दी गई है। क्या ये सादा बात नहीं है कि इस वक्त जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, उसका हल ये सारे मिलके बैठें और फैसला करें। अब सवाल यहां ये है कि इस स्टेटमेंट में अगर थोड़ी 1 मिनट के लिए इसको अगर आप एनालाइज करेंगे ना, तो आप नोट करें कि इसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है। इस स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का भी जिक्र नहीं है। इसमें मौलाना साहब का जिक्र नहीं है, जो कि बड़ा जरूरी है। मौलाना साहब का बैठना वहां बहुत जरूरी है, दुआ करवानी है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं है। एब्सोल्युटली। अब उसमें यह है कि ये स्टेटमेंट जो है ना, मुझे लगता है कि ऐसे ही बात करने की हद तक की गई है, क्योंकि अगर इसमें नवाज शरीफ है तो शहबाज शरीफ नहीं होंगे, इसमें आप बिलावल जरदारी को नहीं शामिल करेंगे, या आपने ये समझ लिया है कि जो जरदारी साहब करेंगे वही बिलावल को मानना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं। आपको याद है, नाराज होकर वो दुबई चले जाया करते हैं जब उनसे उनकी कोई बात मर्जी की ना हो रही हो, और वो भी चेयरमैन होते हैं पीपल्स पार्टी के। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये क्यों दी गई है इस वक्त, उस पर जल्दी से आपको बताते हैं। DGISPR ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी जबरदस्त किस्म की, और उन्होंने खुल के बताया है कि ये मामलात हैं। सियासतदानों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि सियासतदान जो हैं वो आपस में मिल बैठें, बात करें। तो मुझे तो ये उनका जवाब भी नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा और साथ ही इधर से आ गया जी कि मिल बैठते हैं। दूसरी अहम बात, जो सबसे ज्यादा अहम बात है, वो ये कि आखिरकार पूरी अवाम को पता है कि इमरान खान एक अहम स्टेक होल्डर है। इमरान खान के बगैर बात नहीं बन सकती। खान के बगैर, PTI को बीच में डाले बगैर आपकी ये गैर यकीनी सूरत हाल नहीं बदल सकती। तो अब ये उनका कहना कि इमरान
और फिर जरदारी और फिर ये तीनों, और उसमें खान का जिक्र करना, इससे ये पता लगता है कि अब उन्होंने खुल के ये साबित किया है, खुल के बताया है PMLN ने। और राना सनाउल्लाह साहब बहुत करीब हैं नवाज शरीफ साहब के और बड़े अहम एक यानी रुकन है, यानी सीनियर रुकन है PMLN के। तो मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि खान को बीच में शामिल कर रहे हैं, वरना वो जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसी की बात करते। आखिरी बात इस वक्त की, मुज़ाकरात जो शुरू हुए हैं जिसका एक दौर ख़त्म हो गया और अभी पता नहीं जनवरी 31 और पता नहीं कौन कौन सी दिन आए हैं, ये मुज़ाकरात को थोड़ा सा संजीदा करती है ये बात। यहां से मुज़ाकरात असल में संजीदगी से शुरू हो सकते हैं अगर इसमें बाकी स्टेक होल्डर्स भी आप डालें। बाकी ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं या ये लोग अगर बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, नतीजा सिफर ही निकलेगा। और अगर बहुत ही अच्छा कुछ निकल आया, इसमें से कोई ऐसी चीज निकल आई जो कि मुल्क के लिए और इस गैर यकीनी सूरत हाल को बदलने में कर दे, फिर भी वो एक काम नहीं कर सकेंगे। और वो काम कौन सा है? 9 और 10 मई को ये 3 बड़े बैठ जाएं, 25 बड़े बैठ जाएं, उसका हल नहीं निकलेगा। और जब तक 9 और 10 मई का हल नहीं निकलता, उस वक्त तक खान क्या बैठेगा उसमें, खान क्या करेगा उसमें, ये तीनों बड़े या 5 बड़े जो हैं वो क्या कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या निकली? अगर ये तीनों बैठते हैं तो इनको बैठने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। अगर इनको महसूस होगा तो ये खुद बैठे, इसमें बात करने की क्या जरूरत है, बैठ जाए ना और खुले दिल से। और यकीन कीजिएगा, मुझे एक खदशा है, आखिरी बात इस वक्त की खदशा मुझे ये है कि अगर ये सोच इसी तरह आगे बढ़ती रही तो कहीं पाकिस्तान सही समत में ही न चलना शुरू कर दे। तो एक तो ये 9-10 मई का आपने कहा कि इसका फैसला नहीं हो सकता, तो क्या पता इस बैठक से 8 और 9 फरवरी का फैसला हो सके। साकिब बशीर साहब, और ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात की बात जो प्रेशर कुछ फैसलों पर आ रहा है, हमने देखा या मुमकिना तौर पर आ सकता है, ये उसको काउंटर करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, एक तो जो आपने बात की 8 और 9 मई 2 फरवरी की जो बात की है, इसका हल तो नहीं निकलेगा। बात जो है वो यही आगे चलेगी कि ठीक है 1 साल 1.5 साल हम रहते रहेंगे, कबल अज़ वक्त इलेक्शंस करा देंगे, 3-3.5 साल बाद कोई ऐसा हल जो है वो ऐसा। तो वो क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, वो कहते हैं कि ये तो 8 और 9 फरवरी की बात करके तो आप ये कहते हैं कि उनको जो है वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दें और हमें जो है जेलों में डाल दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अब हम ये डील तो नहीं करेंगे। तो इसलिए हल इसका फिर यही निकलना है। 8 और 9 फरवरी वाली अगर बात हुई तो फिर हल यही निकलना है कि कबल अज़ वक्त इलेक्शंस। जहां तक बात है 9 मई की, 9 मई के हवाले से जो PTI का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो कहते हैं कि इस पे तहकीकात करवाई जाए, शफाफियत हो, इंक्वायरी करवाई जाए, और अगर वो साबित हो तो उसके बाद वो उस पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जो 9 मई के जो मिलिट्री कोर्स में थे लोग या बाहर हैं कुछ लोग, जो अक्रस हुई जहां जिस जगह पे वो मौजूद थे, तो वो वीडियोस में नजर तो आ रहे हैं लोग, वो PTI से भी हैं, जिस तरह DGISPR भी कहते हैं कि वो PTI से नहीं है, तो फिर तो बात ही और है ना। तो वो PTI से तो हैं, तो इसलिए इस पूरे वाक़े से मुकम्मल डिनायल PTI का नहीं हो सकता किसी सूरत भी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके लोग मौजूद थे मुख्तलिफ तनसीबात पे, तो बात वो कहीं ना कहीं कोई किसी नुक्ते पे मेरा ख्याल ये है कि 9 मई वाले भी पहुंच सकती है। एक और अफसोसनाक वाक़या आज हुआ है। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान मुसाफिर त्यारा हादसे का शिकार हो गया है और जो इतलात मौसूल हो रही हैं 176 अफराद उसमें हलाक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी जानिब एक और त्यारे को हादसा पेश आया था जो कि आज़रबाईजान का था, और उस हवाले से आज़रबाईजान के आला हुक्काम ने रूस के मिसाइल दिफाई निज़ाम को काज़ाकिस्तान में अपने मुसाफिर त्यारे की तबाही की वजह करार दिया था और रूस ने इस पर माफ़ी मांग ली है। नजम साकिब साहब, आपकी राय इस आज के हादसे के हवाले से भी, और ये जो गलती से हादसा पेश आया जिसमें 38 मुसाफिरों की मौत हुई? देखिए, जहाज़ जो है ना वो एक आसान हदफ होता है, और ख़ास तौर पे मुसाफिर जहाज़ जो है, और उसके लिए ज़रिए पैगाम पहुंचाया जाता है, या तो हाईजैक होता है या इसी तरह कोई मिसाइल हिट करता है और पैगाम पहुंचाया जाता है। वजूहात और उसकी जस्टिफिकेशन जो हैं वो अकॉर्डिंगली आती जाती रहती हैं।
फिर असल बात यह है कि सच का जब पता लग जाए तो उसके बाद फिर क्या करते हैं आप। कुछ तो है ना, मतलब मलेशिया में एक जहाज था, वो गायब हो गया, समझ नहीं आई। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, जहाज जो है वो हवा में उड़ जाता है और उसका पता ही नहीं चलता, लोग कहते हैं जी ये तो अमेरिका ने करवाया, फलाना कराया। मिसाल के तौर पे ज़ियाउल हक का जो जहाज़ था। फिर उसके बाद कुछ जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, जिस तरह ये प्रेसिडेंट रईसी का हेलीकॉप्टर जो है इसी अजरबैजान में जिसका आपने जिक्र किया है, अचानक पता है और उस पर कोई किसी किस्म की बात नहीं होती। हो सकता है यानी कुछ टेक्निकल वजूहात हो गई हों। असल चीज़ ये है कि जब आपको सच का पता है, और इस सूरत हाल में रूस मान रहा है कि मेरी हमसे गलती हो गई है, हमें जो है ना, हम ये मानते हैं, इसके बाद क्या करना है आपने? इसके बाद यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन से कोई रेजोल्यूशन आएगा? मुसीबत यह है कि यूक्रेन की वॉर के बाद से रूस पे इतनी ज्यादा सैंक्शंस लग चुकी हैं कि शायद अब गुंजाइश ही नहीं रही, वो लिस्ट ही खत्म हो चुकी है। अब उसमें आपको पता लगता है यूनाइटेड नेशंस क्या करेगा, क्या सजा जजा का कोई हिसाब किताब है? एक ऐसी दुनिया में हम इस वक्त सांस ले रहे हैं ज़ौक, जिसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहती है कि इराक जाएंगे, वहां पे WMDs हैं, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और जब पूरी वो डिस्ट्रक्शन वहां पे कर लेते हैं, वापस आते हैं और कहते हैं जी सॉरी हमें वहां नहीं मिले। ये जो माफी है ना जी, ये कुछ अजीब सी शक्ल इख्तियार कर गई है। इस माफी का कोई हिसाब किताब नहीं है। आखिरी बात इस वक्त की, सजा कमजोर को मिलती है, सजा कमजोर को मिलती है, बुरे को नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था। राव साहब, गैर मामूली गलती थी, सिर्फ माफी के अलावा कुछ और भी इकदाम होंगे? यही है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, जिम्मेदारी कबूल नहीं की। एक तो होता है ना जिम्मेदारी कबूल करना। उन्होंने कहा जी वो एक्चुअली ड्रोन यूक्रेन के उस वक्त आए हुए थे, तो ये था तो वो था, गोल मोल करके उन्होंने ना वो बस कर दिया है कि जी अपोलोजाइज करते, फ़ोन कर दिया उनके लवाहकीन से, वो कर दी। इस तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है इन हादसों की। 7 जो नोन है ना, जो मिज़ाइल या इस तरह से गिराए गए तैयारे, 7 है 1940 से लेके 2024 तक 7 इंसिडेंट्स हुए हैं। 7 में से 5 रूस की गलती से हुए हैं। यानी 1940 वाला भी रूस के 2 जेट थे उस तैयारे के ऊपर, वो फिनिश एयरलाइन का था, फिनलैंड का तैयारा था, पैसेंजर प्लेन उसके ऊपर थे। इसी तरह से कोरियन एयरलाइन का उन्होंने एक गिराया, फिर एक रशिया और यूक्रेन दोनों पे साइबेरियन एयरलाइन का एक जिम्मेदारी लगी, एक मलेशियन एयरलाइन का यूक्रेन के ऊपर गिराया गया, और अब ये वाला आप कह लें। जो 2 बचते हैं उनमें से एक ईरानियन ने गिराया था यूक्रेन का, उसकी वो जिम्मेदारी भी शायद उन्होंने कबूल कर ली थी। एक ईरानी एयरलाइन का अमेरिका ने गिराया था तैयारा, मुसाफिर तैयारा। तो ये जो हिस्ट्री है इसकी, 7 में से 5 जो है इंसिडेंट वो अगर रूस के गलती से हुए हैं, तो उस गलती की इस्लाह की ज़रूरत है या गलती की सज़ा की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि 1 आध दफ़ा तो हो सकता है, लेकिन 5 दफ़ा अगर हुआ है तो इसकी सज़ा की ज़रूरत है। उनके सिस्टम में तो कोई ख़राबी नहीं होगी, उनके अपने तैयारे पे तो कभी कोई मिसाइल इस तरह गलती से नहीं लगा, इसी लड़ाई के दौरान भी नहीं लगा, तो उनके बल्कि मिलिट्री के तैयारों को भी नहीं लगा इस तरह से कोई ड्रोन की वजह से, या कोई जाहिर है वो उनके मिलिट्री के तैयारे भी उस वक्त एयरबॉर्न होंगे, डिफेंस सिस्टम जब अलर्ट होता है। तो ये इसको प्रॉपर प्रोब करने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है कि ये रूस के मिसाइली गलती से या उनके हथियारी गलती से क्यों मुसाफिर तैयारों से टकरा जाते हैं और ये इतने बड़े साने हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सीरियसली मेरा ख्याल है प्रोब करने की ज़रूरत है। सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी ज़ुबानी से उसे काम नहीं चलेगा, और जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए, सिर्फ माफ़ी से काम नहीं हो सकता। साकिब रशीद साहब, काफ़ी गलतियों ने मुफीद किस्म का जो सफ़र का एक ज़रिया है उसको गैर महफूज बना दिया है। एक तो जो अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, इसमें मामला वही है कि सिर्फ गलती तस्लीम कर लेना काफ़ी नहीं है। इसके हवाले से कोई इक़दामात होने चाहिए आलमी सतह पे, क्योंकि मुसाफिर तैयारा को आपने मार गिराया और उसके 4-6 दिन के बाद तस्लीम कर रहे हैं, बट ठीक है जी माफ़ी हो गई। और इससे कबल भी देखें आप 2020 में ये एक ईरानी जब एक कमांडर जो मारे गए थे इराक में, तो उस वक़्त जो ईरान जो है वो इराक में जो अमरीकी तनसीबात थी उनको निशाना बना रहे थे, तो एक यूक्रेनी तैयारा था ईरान ने उसको हिट किया और बाद में उन्होंने तस्लीम किया। तो उस वक़्त भी उसमें तकरीबन 176 मुसाफिर जो है वो मौजूद थे। तो
तो उसकी भी तहकीकात के हवाले से ईरान में बहुत ज़्यादा आलमी दबाव भी था, उन्होंने कोई तहकीकात की भी, लेकिन कोई लॉजिकल एंड बनता नहीं है। अल्टीमेटली मामला वही है कि इसके हवाले से कोई सख्त इकदाम होने चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक मुसाफिर तैयारा उसको डायरेक्टली हिट कर दें। और अभी भी ये कह रहे हैं कि वो यूक्रेन की तरफ से कोई ड्रोन्स वो कर रहे थे, रूस पर मारे जा रहे थे, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का उसने गलती से ये सारा जो मामला हो गया। और इस से मेरा ख्याल में कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो आ ही चुकी है कि पहले ही उस हुदूद में आने वाले तैयारों को आगाह कर दिया जाए कि इस किस्म की हंगामी सिचुएशन जो है बन चुकी है। वो आगाही नहीं हुई और मार गिराया, और उसके बाद कह रहे हैं माफ़ी। मामला यही है कि कोई इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और सजा जजा का कोई मामला आलमी सतह पर जरूर होना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। नजमुल साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि ख़वातीन को मुल्की तरक्की में किरदार के मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ख़वातीन को मसावी मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हमारे मर्दों को मसावी मौक़े मिल गए हैं जो अब ख़वातीन को भी दिलाए जाएंगे? जी। आज का गैर ज़रूरी सवाल, 2024 इख्तिताम को पहुंचता है। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि क्या 2025 में भी कौम से सिर्फ वादे किए जाएंगे, लारे लगाए जाएंगे, या हकीकतन अवाम की फलाह व बहबूद की तरफ भी तवज्जो होगी? बहुत शुक्रिया, और अपने नाज़रीन शुक्रिया अदा करूंगा अपनी तरफ से भी और अपने पैनलिस्ट की जानिब से भी। साल 2024 का ये आखिरी प्रोग्राम है, अगले हफ्ते साल 2025 आ जाएगा, और आपने इस पूरे साल के अंदर अपने फीडबैक से, अपने साथ के साथ हमारा भरपूर साथ दिया, उसका शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे अगले साल के पहले प्रोग्राम में 2025 में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।